हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। आइए आज की इम्पोर्टेंट क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में छाया प्रकाश का उचित प्रभाव कब से माना जाता है? ऑप्शन ए राजस्थानी शैली, ऑप्शन बी पहाड़ी शैली, ऑप्शन सी मुग़ल शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी कंपनी शैली। अगर बात करते हैं भारतीय चित्रकला में छाया प्रकाश का उचित प्रभाव कब से माना जाता है, तो यह माना जाता है कंपनी शैली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कंपनी शैली। अगर बात करते हैं कंपनी शैली की, तो इसकी खोज कब हुई थी? तो 1943 में। कंपनी शैली की खोज कब हुई थी? 1943 में। किसने किया था? तो पीसी मानक ने। कंपनी शैली की खोज 1943 में हुई थी। किसने किया था? तो पीसी मानक ने। अगर बात करते हैं कंपनी शैली की खोज तो 1943 में हुई थी, लेकिन पीसी मानक ने कंपनी शैली के अंतर्गत इन्होंने शिवलाल के चित्रों को सर्वप्रथम खोजा था। किसके चित्रों को? शिवलाल के चित्रों को। अगर बात करते हैं कंपनी शैली के चित्र पोस्ट कार्ड आकार के तथा चित्रों के लिए अनुकृत पोत का प्रयोग किया जाता था। यानी कंपनी शैली का जो चित्र बनता था वह पोस्ट कार्ड आकार का होता था और चित्रों को बनाने के लिए अनुकृत पोत का प्रयोग करते थे। आकृतियाँ यहाँ की ज़्यादातर 1.5 चश्म की बनाई गई थी कंपनी शैली में। और चित्रों का आकार कैसा होता था? तो 8x6 इंच का 8x6 इंच का आकार होता था। वहीं पर ज़्यादातर देखा जाए यहाँ पर तो कागज़ पर होता था और बड़े चित्र जो बनते थे वो 22x16 इंच के कागज़ पे बनते थे। कितना? 22x16 इंच के कागज़ पर होते थे। यहाँ के प्रमुख चित्रकार की बात करते हैं, जैसे सेवक राम हो गए, कंपनी शैली के एक प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। हुलास लाल, झूमक, फ़कीर चंद। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? तो वह ईश्वरी प्रसाद थे। तो एक बार ध्यान से समझिएगा, कंपनी शैली की खोज कब हुई थी? 1943 में। किसने किया था? पीसी मानक ने किया था। 1943 में पीसी मानक ने कंपनी शैली के अंतर्गत शिवलाल के चित्रों को सर्वप्रथम खोजा था। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी शैली के चित्र कैसे बनते थे? तो पोस्ट कार्ड आकार के होते थे। चित्रों के लिए अनुकृत पोत का प्रयोग किया जाता था। कैसा पोत होता था? अनुकृत पोत होता था। अगर बात करते हैं कंपनी शैली में आकृतियाँ कैसी होती थी, तो 1.5 चश्म की बनाई जाती थी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ का चित्रों का आकार कैसा होता था? सामान्यतः 8x6 इंच के आकार के कागज़ पर बनता था, लेकिन जो बड़े चित्र होते थे वो 22x16 इंच के कागज़ पर बनते थे। अगर बात करते हैं कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकारों के, तो यहाँ के सेवक राम एक प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। हुलास लाल हो गए, झूमक लाल हो गए, फ़कीर चंद हो गए। यह सब क्या हैं? कंपनी शैली के एक प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। कंपनी शैली का चित्रकार तो पूछेंगे, एक इम्पॉर्टेंट पूछेंगे, कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार कौन है? तो ईश्वरी प्रसाद हैं, जो कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो भारतीय चित्रकला में छाया प्रकाश का उचित प्रभाव कब से माना जाता है? तो वह माना जाता है कंपनी शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नंदलाल बसु के चित्रों में मूल रूप से किस पात्र का अंकन अधिक हुआ है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी राधा, ऑप्शन सी चैतन्य एंड लास्ट ऑप्शन डी शिव। लास्ट ऑप्शन क्या है? शिव। अगर बात करते हैं नंदलाल बसु के चित्रों में मूल रूप से किस पात्र का अंकन अधिक हुआ है, तो वह हुआ है शिव का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शिव। अगर बात करते हैं नंदलाल बसु के बारे में, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 3 सितंबर 1882 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 3 सितंबर 1882 में। किसी किसी पुस्तक में यह मिलता है 3 दिसंबर 1883 में और किसी पुस्तक में मिलता है 3 सितंबर 1882 में, लेकिन मान्य क्या है? तो यही डेट है 3 सितंबर 1882 में। कहाँ हुआ था? तो मुंगेर के खड़गपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 16 अप्रैल
1966 में नंदलाल बसु की मृत्यु हुई थी। इन्हें मास्टर मोसाय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं कि मास्टर मोसाय से किस कलाकार को जाना जाता है, तो वह कौन है, नंदलाल बसु हैं। और ये बंगाल शैली के एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नंदलाल बसु बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन किंतु इनकी परंपरागत कला क्या थी, अनुकरण नहीं किया, बल्कि इन्होंने आधुनिक या नए प्रणालियों से नए प्रयोग किए थे। तो इसलिए इन्हें नव बंगाल शैली के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इनकी शैली को क्या बोला जाता है, नव बंगाल की शैली। नंदलाल बसु की शैली को क्या बोलते हैं, नव बंगाल की शैली बोलते हैं। अगर बात करते हैं, नंदलाल बसु पहले भारतीय चित्रकार थे जिनकी कलाकृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया था। इनका प्रमुख चित्र है जैसे सती का देह त्याग हो गया, शिव का विस्पान हो गया, महाश्वेता हो गया, वीणावादनी हो गया, दांडी मार्च हो गया। एक इम्पॉर्टेंट है कि दूल्हे की सवारी इन्होंने भित्ति चित्रण किया था, वह किस माध्यम से किया था, तो इटालियन पद्धति से इन्होंने बनाया था। एक बार फिर से समझ लीजिएगा नंदलाल बसु के बारे में। नंदलाल बसु का जन्म कब हुआ था, तो 3 सितंबर 1882 में हुआ था। किसी पुस्तक में लिखा हुआ 3 दिसंबर 1883 में, किसी पुस्तक में 3 सितंबर 1882, लेकिन मान्य क्या है 3 सितंबर 1882 में। कहाँ हुआ था, मुंगेर में हुआ था। मुंगेर के खड़गपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 16 अप्रैल 1966 में। नंदलाल बसु ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। इन्हें मास्टर मोसाय के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि ये बंगाल शैली के चित्रकार थे, किंतु परंपरागत कला का अनुकरण नहीं किया इन्होंने, बल्कि उसमें आधुनिक या नए प्रणालियों से नए प्रयोग किए। इसलिए इन्हें कला शैली को नव बंगाल शैली कहा गया है। नंदलाल बसु पहले भारतीय चित्रकार थे जिनकी कलाकृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया था। इनका प्रमुख चित्र है जैसे वीणावादनी हो गया, महाश्वेता हो गया, शिव का विस्पान हो गया, सती का देह त्याग हो गया, दांडी मार्च हो गया। यह सब इनका क्या है, एक प्रमुख चित्र है। एक प्रमुख भित्ति चित्र है जैसे दूल्हे की सवारी, जो इन्होंने इटालियन पद्धति से निर्माण किया था। तो नंदलाल बसु के चित्रों में मूल रूप से किस पात्र का अंकन अधिक हुआ है, तो वह हुआ है शिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हलदार हाल किस संग्रहालय में है? ऑप्शन ए इलाहाबाद संग्रहालय, ऑप्शन बी ललित कला अकेडमी, ऑप्शन सी कोलकाता संग्रहालय एंड लास्ट ऑप्शन डी हैदराबाद संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इलाहाबाद संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किस भारतीय शिला चित्रों की तुलना प्रागैतिहासिक शिला चित्र अल्टामीरा से की गई है? ऑप्शन ए सिंघनपुर, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी पंचमढ़ी एंड लास्ट ऑप्शन डी होशंगाबाद। तो वह कौन सी प्रागैतिहासिक शिला चित्र है जिसकी तुलना अल्टामीरा गुफा से की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी। अगर बात करते हैं पंचमढ़ी या कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी का गुफा या स्थान महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगर बात करते हैं पंचमढ़ी, यहाँ से हमें कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? 50 गुफाएं। पंचमढ़ी को पांडवों का निवास स्थल के नाम से जाना जाता है। यह महादेव का दूसरा घर भी इसे कहते हैं, महादेव पर्वत श्रृंखला। अगर बात करते हैं पंचमढ़ी की खोज कब हुई थी? 1932 में हुई थी। पंचमढ़ी की खोज कब हुई थी? 1932 में हुई थी। किसने किया था? तो जी.आर. हंटर ने। जी.आर. हंटर ने पंचमढ़ी की खोज की थी। कब की थी? तो 1932 में। अगर बात करते हैं, खोज तो 1932 में हुई थी, लेकिन प्रकाशित कब हुआ था इसे? तो 1936 में। किसने किया था? तो D.H. गार्डन महोदय ने, जिनकी एक प्रमुख पुस्तक है द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। D.H. गार्डन महोदय की एक प्रमुख पुस्तक है द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। इसी पुस्तक में इन्होंने 1936 में प्रकाशित किया था। अगर बात करते हैं पंचमढ़ी का, तो यहाँ सफ़ेद लाल पीले रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। एक बार ध्यान से समझिएगा, किस भारतीय शिला चित्रों की तुलना प्रागैतिहासिक शिला चित्र किस गुफा से? अल्टामीरा से की गई है। तो वह कौन सी गुफा है? पंचमढ़ी। अगर बात करते हैं पंचमढ़ी की
कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह गुफा या स्थान महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यहाँ पर कुल 50 गुफाएं प्राप्त हैं जो पांडवों का निवास स्थल या इसी को कहते हैं महादेव का दूसरा घर भी कहते हैं। महादेव पर्वत श्रृंखला में यह स्थित है। अगर बात करते हैं इसकी खोज 1932 में जी.आर. हंटर ने किया था, लेकिन इसको प्रकाशित 1936 में डी.एच. गार्डन महोदय ने किया था। डी.एच. गार्डन महोदय की एक प्रमुख पुस्तक है द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, और यहाँ पर सफ़ेद लाल पीले रंग का प्रयोग हुआ है पंचमढ़ी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। छेपांकन यानी स्टेंसिल पद्धति के चित्र किस प्रागैतिहासिक गुफा में है? ऑप्शन ए कबरा पहाड़, ऑप्शन बी होशंगाबाद, ऑप्शन सी भीमबेटका एंड लास्ट ऑप्शन डी पंचमढ़ी। तो छेपांकन या इसी को बोलते हैं स्टेंसिल पद्धति के चित्र किस प्रागैतिहासिक गुफा में प्राप्त है? तो वह प्राप्त है कबरा पहाड़ में। कहाँ प्राप्त है? कबरा पहाड़ में। अगर बात करते हैं कबरा पहाड़ कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है छत्तीसगढ़ के राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में यह स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में। कबरा पहाड़ गुफा की खोज कब हुई थी? 1931 में। किसने किया था? तो अमरनाथ दत्त ने। किसने किया था? अमरनाथ दत्त ने। किसकी खोज की थी? कबरा पहाड़ की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कबरा पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अशोक स्तंभ कितने फीट ऊंचा है? ऑप्शन ए 100 फीट, ऑप्शन बी 50 फीट, ऑप्शन सी 40 फीट एंड लास्ट ऑप्शन डी 80 फीट। तो अशोक स्तंभ कितने फीट ऊंचा है? तो यह ऊंचा है 50 फीट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 50 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। घूमने पर श्वेत रंग उत्पन्न करने वाले वर्ण चक्र का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी ओस्टवाल्ड, ऑप्शन सी शिकागो एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो घूमने पर श्वेत रंग उत्पन्न करने वाले वर्ण चक्र का आविष्कारक कौन था? वह थे न्यूटन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक तरफ है बॉम्बे ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप में क्या अंतर है? इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, दोनों ग्रुप इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। पहला पूछ रहा है बॉम्बे ग्रुप और दूसरा प्रोग्रेसिव ग्रुप में क्या अंतर है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन ए ये दोनों एक हैं, ऑप्शन बी बॉम्बे ग्रुप की स्थापना पहले हुई, ऑप्शन सी बॉम्बे ग्रुप प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के पश्चात बना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब बॉम्बे ग्रुप और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में पता होगा तो ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। पहले इसे सॉल्व कर देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे ग्रुप प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के पश्चात बना। अब समझते हैं इसको अच्छे से। पहले चीज़ हम पढ़ते हैं बॉम्बे ग्रुप के बारे में। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में। किसने किया था? तो के हब्बर महोदय ने। कारण क्या था इसकी स्थापना की? तो पैक ग्रुप के शिथिल पड़ने पर यह संस्था अस्तित्व में आई थी। ध्यान से समझिएगा, कारण क्या था? पैक ग्रुप के शिथिल पड़ने पर यह संस्था अस्तित्व में आई थी। इसके पूर्व सदस्य कौन थे? जैसे आरा हो गए, गाड़े हो गए, ये सब क्या थे? इसके पूर्व सदस्य थे। इस ग्रुप के द्वारा 6 प्रदर्शनियां आयोजित की गई थी। बॉम्बे ग्रुप के द्वारा 6 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था। इसका समापन कब हो गया था? 1962 में, यानी 5 साल चला था। 57 में स्थापना होती है, 62 में इसका समापन होता है। फिर से समझिएगा बॉम्बे ग्रुप के बारे में। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। इसके संस्थापक कौन थे? के हब्बर थे। कारण क्या था संस्थापक स्थापित करने का? तो पैक ग्रुप के शिथिल पड़ने पर यह संस्था अस्तित्व में आई थी। इसके पूर्व सदस्य कौन थे? आरा थे, गाड़े थे। अगर बात करते हैं इस ग्रुप के द्वारा 6 प्रदर्शनियां आयोजित की गई थी और इसका समापन कब हो गया था? 1962 में। तो उम्मीद करता हूँ बॉम्बे ग्रुप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम लोग
प्रोग्रेसिव ग्रुप यानी प्रगतिशील कलाकार संघ, इसे क्या बोलते हैं? प्रगतिशील कलाकार संघ। अगर बात करते हैं इसका कारण क्या था, स्थापना करने का मेन कारण क्या था, तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी द्वारा कृष्ण हौलाजी आरा के चित्रों को अस्वीकृत कर दिया गया था। किसके चित्रों को? कृष्ण हौलाजी आरा यानी KH आरा के चित्रों को क्या कर दिया गया था? अस्वीकृत कर दिया गया था। ये नहीं पूछता एग्ज़ाम में किसके चित्रों को अस्वीकृत कर दिया गया था। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है वह चित्र कौन सा था। जो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी द्वारा कृष्ण हौलाजी आरा के चित्रों को अस्वीकृत किया गया था, वह चित्र कौन था? तो वह चित्र कौन था? कृष्णा यानी राधा कृष्णा का वह चित्र था जिसे अस्वीकृत किया गया था। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में। पैक ग्रुप यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1957 में, यानी 10 साल बाद। अब क्वेश्चन कंफर्म हो गया होगा। तो इसकी स्थापना 1947 में कहाँ हुई थी? मुंबई में। यानी पैक ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई थी? 1947 मुंबई में। अब बात करते हैं इसके संस्थापक कौन थे? सूजा यानी FN सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा इसके संस्थापक थे। किसके? पैक ग्रुप के। और उसके संस्थापक कौन थे? बॉम्बे ग्रुप के KK हब्बर महोदय। प्रथम बैठक कहाँ हुई थी पैक ग्रुप की? तो यह गिर गांव मुंबई में हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? गिर गांव मुंबई में। पैक ग्रुप को संरक्षण किसने दिया था? तो मुंबई औषधि निर्माता कंपनी ने। मुंबई औषधि निर्माता कंपनी ने इसे संरक्षण दिया था। इसकी प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित होती है? तो 7 जुलाई 1949 में। कहाँ होती है? मुंबई में। पैक ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होती है? तो मुंबई में होती है। कब होती है? 7 जुलाई 1949 में। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो मुल्कराज आनंद ने। कैटलॉग किसने बनवाया था? तो यही सूजा महोदय ने। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे ग्रुप प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के पश्चात बना, क्योंकि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कब बना था? 1947 में। और बॉम्बे ग्रुप कब बना? 1957 में, यानी 10 साल बाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जापान की किस पत्रिका में नंदलाल बोस का चित्र शिव सती, कौन सा चित्र है? शिव सती प्रकाशित हुआ? ऑप्शन A टाकियो जर्नल, ऑप्शन B एरा, ऑप्शन C कोका एंड लास्ट ऑप्शन D VV। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C कोका। अगर बात करते हैं नंदलाल बसु, क्वेश्चन नंबर लगभग सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। एक बार ऐसे सुन लीजिएगा। नंदलाल बसु का जन्म कब हुआ था? तो 3 सितंबर 1882 में। कहाँ हुआ था? मुंगेर के खड़गपुर बिहार में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 16 अप्रैल 1966 में। नंदलाल बसु को मास्टर मोसाय के नाम से जानते हैं। ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। इनके बारे में प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता ग्रुप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन A KH आरा, ऑप्शन B सूजा, ऑप्शन C प्रदोष दास गुप्ता एंड लास्ट ऑप्शन D अमृता शेरगिल। तो इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता ग्रुप से संबंधित है? नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो इसमें कौन है? प्रदोष दास गुप्ता। वही मैं सोचा ऑप्शन में तो प्रदोष दास गुप्ता ही लग रहे हैं और तो कोई नहीं है, तो इसमें पूछ रहा है तो कौन है? प्रदोष दास गुप्ता। अगर बात करते हैं कोलकाता ग्रुप की, तो इसमें भी वही है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में। अमृता शेरगिल की मृत्यु के बाद इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में ही, कलकत्ता में। इसका समापन कब हुआ था? 1953 में, यानी 10 साल ये चला था। इसके संस्थापक कौन हैं? यही है प्रदोष दास गुप्ता। संस्थापक कौन है? प्रदोष दास गुप्ता हैं, जो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। कोलकाता ग्रुप का अन्य नाम क्या था? तो इसका अन्य नाम था ग्रुप 43। इसे ग्रुप 43 के नाम से जाना जाता है।
अगर बात करते हैं इसमें कुल संख्या कितनी थी, 8 लोगों की थी। अमृता शेरगिल के मृत्यु के बाद भारत में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी। अब कमेंट में बताइएगा कि अमृता शेरगिल की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी। इसकी प्रथम प्रदर्शनी कहाँ लगी थी, तो 1944 मुंबई में। दूसरी प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होती है, तो 1945 मुंबई में। तीसरी प्रदर्शनी इंपॉर्टेंट है जो 1950 में लगती है, वह पैक ग्रुप के साथ लगती है। एक बार ध्यान से समझिएगा, कोलकाता ग्रुप यानी चाहे कोलकाता पढ़िए चाहे कलकत्ता पढ़िए, तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब होती है, 1943 में होती है। कहाँ होती है, कलकत्ता में होती है। इसका समापन कब होता है, 1953 में होता है। इसके संस्थापक कौन है, प्रदोष दास गुप्ता हैं, जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। कलकत्ता ग्रुप का अन्य नाम क्या था, तो ग्रुप 43 था। इसमें कुल संख्या कितनी है, 8 है। अमृता शेरगिल के मृत्यु के बाद कलकत्ता ग्रुप की स्थापना होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। कलकत्ता ग्रुप के कलाकार पश्चिमी कला से प्रभावित थे। कलकत्ता ग्रुप के कलाकार जो थे वो पश्चिमी कला से प्रभावित थे, ये इम्पॉर्टेंट है कि किस ग्रुप के कलाकार पश्चिमी कला से प्रभावित थे, तो वो कोलकाता ग्रुप के कलाकार थे। इसके प्रथम प्रदर्शनी कहाँ लगी थी, तो 1944 मुंबई में। दूसरी प्रदर्शनी 1945 मुंबई में। तीसरी प्रदर्शनी इम्पॉर्टेंट है जो 1950 में पैक ग्रुप के साथ लगी थी। तो ये ध्यान से एक बार समझिएगा, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब होती है, तो 1957 में होती है। कहाँ होती है, बम्बई में, के हब्बर ने किया था। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना कब कहाँ बताया था मैंने कि 1947 मुंबई में होती है। स्थापना कहाँ होती है, मुंबई में। कब होती है, 1947 में। किसने किया था, सूजा ने। और इम्पॉर्टेंट आ गया कलकत्ता ग्रुप। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब होती है, 1943 में। कहाँ होती है, कोलकाता में। किसने किया था, तो प्रदोष दास गुप्ता ने, जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इसमें आज आप लोगों ने 3 ग्रुप के बारे में पढ़ा जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी विशेषता कठपुतली, रंगीन कांच तथा बाटिक सभी में मिलती हैं। ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी आयतन एंड लास्ट ऑप्शन डी गति। तो कौन सी विशेषता है जो कठपुतली, रंगीन कांच तथा बाटिक सभी में मिलती है, तो वह क्या है, रंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी बाबू ने अपनी सीरीज अभिसार कब पेंट करना शुरू किया था। ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1895 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1896। तो बात करते हैं अवनी बाबू ने अपनी सीरीज, कौन सी सीरीज थी, अभिसार, कब पेंट करना शुरू किया था, तो 1895। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1895। अगर बात करते हैं अवनी बाबू के बारे में, तो इनका जन्म कब हुआ था, 7 अगस्त 1871 में। अवनी बाबू का जन्म कब हुआ था, 7 अगस्त 1871 में। कहाँ हुआ था, तो जोरासांको कलकत्ता में। इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1951 में। अवनी बाबू की मृत्यु कब हुई थी, तो 5 दिसंबर 1951 में कलकत्ता में। इनके बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर जाने जाते हैं। इनकी बहन जो है सुनैना देवी, जो भारत की प्रथम महिला चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। कौन है, सुनैना देवी, जिन्हें हम भारत की प्रथम महिला चित्रकार के रूप में जानते हैं। इनकी शिष्या थी रानी चंदा। अगर बात करते हैं प्रमुख शिष्य के बारे में कौन जाना जाता है, तो नंदलाल बसु इनके प्रमुख शिष्यों के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय आधुनिक चित्रकला के इतिहास का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, बंगाल शैली से होता है, जिसके संस्थापक या सूत्रपात कौन माने जाते हैं, अवनी बाबू माने जाते हैं। खास बात यह है कि ईवी हैवेल के प्रयासों से इन्होंने 1898 में इन्हें कलकत्ता विद्यालय का उप प्रधानाचार्य बनाया गया था। कब की घटना है, 1898 में। किसके प्रयास से, ईवी हैवेल के प्रयास से इन्हें कलकत्ता विद्यालय का उप प्रधानाचार्य बनाया गया तथा 1905 से 15 तक, यानी 1905 से 15 तक ये कलकत्ता विद्यालय में प्रधानाचार्य रहे। किसके सहयोग से, ईवी हैवेल के सहयोग से। अगर बात करते हैं अवनी बाबू का भारतीय शैली में प्रथम चित्र कौन सा था, तो शुक्लाभिसारे। अवनी बाबू का भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा है, शुक्लाभिसारे है। अवनी बाबू के 4 स्तंभ थे जो इम्पोर्टेंट है। नंदलाल बसु हो गए, असित कुमार हल्दर,
छितेंद्रनाथ मजूमदार एवं शैलेंद्रनाथ डे। ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं जो अवनी बाबू से संबंधित हैं। जो फिर से समझ लीजिएगा नाम, नंदलाल बसु, असित कुमार हलदर, छितेंद्रनाथ मजूमदार और शैलेंद्रनाथ डे। इनका प्रमुख चित्र है जैसे मुग़ल श्रृंखला, जिसमें ये वास पद्धति से इसको बनाया था। मुग़ल श्रृंखला को बुद्ध चरित्र हो गया, कृष्ण चरित्र, उमर खयाम, लैला मजनू आदि इनका प्रमुख चित्र है। तो अवनी बाबू ने अपनी सीरीज अभिसार कब पेंट करना शुरू किया था? तो वह किया था 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। किन चित्रों में काव्य एवं चित्रकला संरक्षित है? ऑप्शन ए पोथी चित्र, ऑप्शन बी लघु चित्र, ऑप्शन सी ताड़पत्र एंड लास्ट ऑप्शन डी पटचित्र। तो किन चित्रों में काव्य एवं चित्रकला संरक्षित है? तो वह है ऑप्शन बी लघु चित्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लघु चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसी दिखती है? क्वेश्चन समझिए इसको कि वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसी दिखती है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी सफ़ेद एंड लास्ट ऑप्शन डी पीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी काली। वह कैसे दिखाई देता है? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। मंडी शैली के विख्यात चित्रकार सजनू का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है? ऑप्शन ए मृगनयनी महल, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी शीश महल एंड लास्ट ऑप्शन डी सलार जंग। तो मंडी शैली के विख्यात चित्रकार कौन है? सजनू। यहाँ से क्वेश्चन निकालिए, सजनू किस शैली के चित्रकार हैं? तो वह मंडी शैली के हैं। त्रिपुरा सुंदरी किसका प्रसिद्ध चित्र है? सजनू का है। वह कहाँ सुरक्षित है? तो यह सुरक्षित है शीश महल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शीश महल में। अगर बात करते हैं मंडी शैली, मंडी शैली किसकी उपशैली है? तो यह पहाड़ी शैली की उपशैली है। मंडी शैली की बात करते हैं, इसकी विशेषता क्या है? तो मंडी शैली में भारी मुख दिखाया गया है, जो मंडल छोटा कद है, ये सब दिखाया गया है। जिसमें मंडी शैली में राजा बलवीर सिंह के समय मुख्य चित्रकार कौन था? बख्श था। तो मंडी में शीश महल पर भित्ति चित्रण का कार्य किसने किया था? सजनू ने ही किया था। मंडी शैली के प्रमुख चित्रकार की बात करते हैं, जैसे फत्तू हो गए, मंडी शैली के प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। बख्श हो गए, सजनू हो गए, मोहम्मदी हो गए, ये सब क्या है? मंडी शैली के एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। मंडी शैली पहाड़ी शैली की क्या है? एक उपशैली है। तो ये त्रिपुरा सुंदरी कहाँ सुरक्षित है? या शीश महल में है। किसने बनाया था? सजनू ने बनाया था। किस शैली में बनाया था? मंडी शैली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी स्कंद पुराण में एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था ऋग्वेद में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की बात करते हैं। बूंदी शैली को प्रोत्साहन देने वाले थे? ऑप्शन ए राव सुरजन सिंह, ऑप्शन बी हिम्मत सिंह, ऑप्शन सी मान सिंह एंड लास्ट ऑप्शन डी राजेश्वर सिंह। तो बूंदी शैली को प्रोत्साहन देने वाले कौन थे? तो राव सुरजन सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राव सुरजन सिंह। अगर बात करते हैं बूंदी शैली या किसकी उपशैली है? तो हड़ौती की। बूंदी शैली किसकी उपशैली है? तो यह हड़ौती की उपशैली है। अगर बात करते हैं बूंदी शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय दिखाई देता है? तो राजा उमेद सिंह के समय। राजा उमेद सिंह के समय बूंदी शैली का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है, जिसमें उमेद सिंह का प्रसिद्ध चित्र है जंगली सुअर का शिकार करते हुए। अगर बात करते हैं बूंदी शैली में संपूर्ण 12 मासा का चित्रण हुआ है, जिसमें चैत मास से लेकर फागुन मास तक का चित्रण किया गया है। किस शैली में? बूंदी शैली में। बूंदी शैली में 2 प्रमुख चित्र मिले हैं, एक रागनी भैरवी का और एक राग भैरव का। अगर बात करते हैं रागनी भैरवी का चित्र या बूंदी शैली से मिला है, जो नगर पालिका इलाहाबाद में सुरक्षित है। अगर बात करते हैं राग दीपक का चित्र, ये कहाँ सुरक्षित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में। यहाँ का प्रमुख चित्र है, ध्यान से सुन लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे अंतापुर के दृश्य का चित्रण, ये कहाँ हुआ है? बूंदी शैली में।
घुड़सवारी का चित्रण, यानी घुड़सवारी का चित्रण कहाँ हुआ है, यह दृश्य कहाँ देखा गया है, तो बूंदी शैली में। राज दरबार का दृश्य, यह सब इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राज दरबार का दृश्य यह कहाँ है, बूंदी शैली में। आखेट का दृश्य, चांदनी रात का दृश्य, सबसे इम्पॉर्टेंट है पतंग उड़ाती, बाज कबूतर के साथ नायिका के विविध चित्र, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। जैसे अंतापुर का दृश्य हो गया, घुड़सवारी का दृश्य हो गया, आखेट का दृश्य हो गया, राज दरबार का दृश्य, चांदनी रात का दृश्य हो गया, पतंग उड़ाती, स्त्री, बाज कबूतर, ये सब इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। तो बूंदी शैली को प्रोत्साहन किसने दिया था, तो राव सूरजन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मौर्य काल का मानक सिक्का था, ऑप्शन ए मास्क, ऑप्शन बी पर्ण, ऑप्शन सी निस्क एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जयपुर शैली के चित्रों में बेल बूटेदार हाथियों नहीं होगा, हाशियों होगा, हाशियों ये होगा, यहाँ पर हाथियों लिख उठा है, का प्रयोग किस शैली की देन है। ऑप्शन ए पाल शैली, ऑप्शन बी जैन शैली, ऑप्शन सी मुगल शैली एंड लास्ट ऑप्शन पहाड़ी शैली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मुगल शैली। तो जयपुर शैली के चित्रों में बेल बूटेदार हाशियों का प्रयोग किस शैली की देन है, तो वह मुगल शैली की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किस शैली में रंगों की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक हुआ है। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, इम्पॉर्टेंट है, यह शैली भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। किस शैली में रंगों की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक हुआ है, तो वह कौन सी शैली है। ऑप्शन ए है जोधपुर शैली, ऑप्शन बी कांगड़ा शैली, ऑप्शन सी किशनगढ़ शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी अजमेर शैली। तो वह कौन सी शैली है, तो वह है कांगड़ा शैली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कांगड़ा शैली। तो किस शैली में रंगों की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक है, तो कांगड़ा शैली। अब कांगड़ा शैली के बारे में अच्छे से समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा शैली किससे संबंधित है, किसकी उपशैली है, तो पहाड़ी शैली की, पहाड़ी शैली की या उपशैली है, जिसे हम पहाड़ी की जान भी के नाम से जानते हैं। तो यह पहाड़ी शैली की उपशैली है। इसका प्राचीन नाम क्या था, तो कांगड़ा शैली का प्राचीन नाम क्या था, नगरकोट। कांगड़ा शैली का प्राचीन नाम क्या था, नगरकोट। अगर बात करते हैं इसका उत्कर्ष काल कब से कब माना जाता है, 1786 से 1805 तक इसका उत्कर्ष काल माना जाता है, किसका, कांगड़ा का, 1786 से 1805 तक। चरमोत्कर्ष किसके समय दिखाई देता है, तो राजा संसार चंद के समय, जिनका समय क्या था, 1775 से 1823 तक। कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय दिखाई देता है, तो राजा संसार चंद के समय। संसार चंद को लोग क्या कहते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। संसार चंद को लोग हातिम तथा रुस्तम कहते थे। मूरक्राफ्ट 1820 में संसार चंद के समय आया था, किसके समय, संसार चंद के समय। कब आया था, 1820 में। और वह संसार चंद से आलमपुर में, कहाँ, आलमपुर में मुलाकात की थी। मूरक्राफ्ट जो है 1820 में आया था संसार चंद के समय, और संसार चंद से उन्होंने आलमपुर में मुलाकात की थी। अगर बात करते हैं प्रमुख कलाकारों के बारे में, तो जैसे मानकू हो गए, ये कांगड़ा शैली से संबंधित हैं। दोखू हो गए, पदनू हो गए, कुशन लाल हो गए, फत्तू परखू, ये सब क्या हैं, कांगड़ा शैली के एक प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात करते हैं वेडन पावेल, वेडन पावेल ने लिखा कि संसार चंद के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था, परखू था। वेडन पावेल ने अपनी किताब में लिखा था कि संसार चंद्र के समय प्रमुख चित्रकार जो थे वो परखू थे। परखू ने भागवत पुराण, रसिक प्रिया का चित्रांकन किया, और सजनू जो कलाकार था वह भित्ति चित्रण में माहिर था। तो ये था कांगड़ा शैली से इम्पॉर्टेंट फैक्ट। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अगर जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम एक बार फिर से पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। तो किस शैली में रंगों की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक हुआ है, तो वह कांगड़ा शैली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कांगड़ा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस शैली पर मुगल
राजपूत शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं किसी सेट में करवाया भी हूँ, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो किस शैली पर मुग़ल राजपूत शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। सेम क्वेश्चन नहीं था वो, उसके एक्सप्लेनेशन से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो ऑप्शन ए कांगड़ा शैली, ऑप्शन बी गुलेर शैली, ऑप्शन सी गढ़वाल शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी अजमेर शैली। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी की कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, एलटी ग्रेड हो गया, एमआरएस हो गया, आप कला विषय से किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे होंगे तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेम टू सेम यही पूछा जाएगा, लेकिन जितना मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन में, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये गारंटी है। आप जैसे ये मैं क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से बना है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है या प्रैक्टिस सेट का है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने किसी भी सेट में करवाया था, वहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, वहाँ का ये क्वेश्चन है। तो आप एक्सप्लेनेशन को सुनिए, समझिए, और जो पॉइंट ना आपको क्लियर हो उसे नोट डाउन करिए, क्योंकि क्या होता है कि सुनते तो हैं, याद हो जाता है कि हाँ ये था, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के टाइम क्या होता है, क्वेश्चन नहीं याद आता, गलत टिक कर देते हैं। तो आप लोग अपने नोट्स में उसे नोट डाउन करिए, ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप नोट करे रहेंगे, अपना रिवीजन करेंगे, तो वो क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़ेंगे, वन लाइनर टाइप बनाकर उसको नोट डाउन करा करिए। उससे क्या होता है कि आप दोबारा तिबारा जब भी आप नोट्स पढ़ते रहेंगे, वो क्वेश्चन साथ में आप पढ़ते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, वो आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। और ये सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप इसको सीरियस होकर पढ़िए। अगर आप कला विषय से किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसको समझिए, जो ना समझ में आए क्वेश्चन आप मैसेज करिए, हम वो क्वेश्चन दोबारा और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। मैं सोचता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा कम डिटेल करवाता हूँ कि हाँ जितना आपके लिए इनफ हो उतना ही। नहीं तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम और अच्छे से फिर एकदम एक एक क्वेश्चन को 4-4, 5-5, 6-6 मिनट लेंगे, अच्छे से करवाएंगे। इसलिए भले क्वेश्चन 25-20 ही रहते हैं, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन से देखेंगे तो 100-110 इतने क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे पास। तो आप लोग समझदार हैं, समझिए और अच्छे से पढ़िए। जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई से भी नहीं समझ में आता तो वो क्वेश्चन हम फिर से लेकर आएंगे और अच्छे से सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं किस शैली पर मुग़ल राजपूत शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। ऑप्शन ए कांगड़ा शैली, ऑप्शन बी गुलेर शैली, ऑप्शन सी गढ़वाल शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी अजमेर शैली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गुलेर शैली। अगर बात करते हैं गुलेर शैली या किसकी उपशैली है, पहला चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो यह पहाड़ी की उपशैली है। गुलेर शैली जो है वह पहाड़ी शैली की उपशैली है। अगर बात करते हैं गुलेर राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1405 में। किसने किया था, तो हरिश्चंद्र ने किया था। गुलेर राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1405 में हुई थी। किसने किया था, तो हरिश्चंद्र ने किया था। इसकी राजधानी क्या थी, हरिपुर थी। राजा दिलीप सिंह के समय रागमाला पर आधारित कितने चित्र प्राप्त होते हैं, 14 चित्र। किसके समय, राजा दिलीप सिंह के समय। राजा दिलीप सिंह के समय रामायण पर, सॉरी रागमाला नहीं, रामायण पर, रामायण पर 14 चित्र प्राप्त होते हैं गुलेर शैली से। अगर बात करते हैं गुलेर शैली के चरमोत्कर्ष की, तो गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष गोवर्धन सिंह के समय दिखाई देता है। 1750 में बना चित्र गोवर्धन सिंह अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम क्या था, प्रकाश सिंह, के साथ हुक्का पीते हुए। या किस शैली का है, तो गुलेर शैली का। इम्पॉर्टेंट है, 1750 की घटना है जिसमें गोवर्धन सिंह अपने पुत्र प्रकाश सिंह के साथ हुक्का पीते हुए यह चित्र किया गया है गुलेर शैली से। इसमें नायक नायिका भेद का चित्रण हुआ है, सर्वप्रथम गुलेर शैली में बना था। नायक नायिका भेद का चित्रण सर्वप्रथम गुलेर शैली में होता है, पहाड़ी शैली के अंतर्गत। ये ना समझिएगा कि राजस्थानी और
पहाड़ी सबको लेकर पहली बार चित्रण हुआ है। राजस्थानी शैली में भी चित्रण हुआ है, लेकिन पहाड़ी शैली के अंतर्गत गुलेट शैली में सर्वप्रथम नायक नायिका का चित्रण हुआ है। अगर बात करते हैं गुलेर के आरंभिक चित्र पंडित सेऊ तथा उनके दो पुत्र, सेऊ कहिए या सेऊ, इनके दो पुत्र थे कौन, मानकू और नैनसुख द्वारा चित्रित किया गया था। तो किस शैली पर मुगल राजपूत शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो वह कौन सी शैली है, गुलेर शैली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गुलेर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया था। घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया था कब, ऑप्शन ए 1825, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1925 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1816। तो वह समाप्त हो गया था 1925 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23, अद्भुत रस कौन सा रंग है। अद्भुत रस का कौन सा रंग है, ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी पीला रंग, ऑप्शन सी सफ़ेद रंग एंड लास्ट ऑप्शन डी काला रंग। तो अद्भुत रस कौन सा रंग है, पीला रंग। पीला रंग सूचक है अद्भुत रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई है, ऑप्शन ए 50 मीटर, ऑप्शन बी 40 मीटर, ऑप्शन सी 54 मीटर एंड लास्ट ऑप्शन डी 60 मीटर। तो बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है, तो 54 मीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 54 मीटर। थोड़ा इसके बारे में समझिएगा कैसे होता है। पहली चीज़ तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इम्पॉर्टेंट है, कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। इसका निर्माण किसने करवाया था, खुद अकबर ने। मान लीजिए ये एक चबूतरा है, ये क्या है, चबूतरा है, ये हमारा एक चबूतरा है। चबूतरा पर ये दरवाज़ा बना, ऐसे ही कुछ दरवाज़ा है चबूतरा पर, चबूतरा बना, चबूतरा पर दरवाज़ा बना। अगर बात करते हैं चबूतरे की ऊंचाई कितनी है, तो ये जो हमारा चबूतरा है पूरा, इसकी ऊंचाई है 42 फीट। चबूतरे की ऊंचाई कितनी है, 42 फीट। और जो ये दरवाज़ा बना हुआ है ये कितना है, 134 फीट। दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है, 134 फीट। अब समझिएगा इसमें क्या समझाना चाहते हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा कि बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई है, बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई है, तो बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है, सिर्फ 134 फीट। यहीं तक तो दरवाज़ा है अपना, तो बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है, 134 फीट। अगर पूछेगा बुलंद दरवाजे के चबूतरे की ऊंचाई है, तो वो बता देंगे सिर्फ चबूतरा हमारा कितना है, ये इतना है, ये इतना कितना डिस्टेंस है, सिर्फ 42 फीट। अब ये क्वेश्चन निकल कर आएगा जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बुलंद दरवाजे की कुल ऊंचाई कितनी है। अब कुल शब्द लग गया, तो 134 प्लस 42 इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 176 फीट। यही मैं समझाना चाहता था कि क्लियर हो गया होगा। भाई 42 फीट का तो हमारा चबूतरा है, सिर्फ 42 फीट का चबूतरा है, 134 फीट का गेट लगा दिए हम, तो दोनों को जोड़ देंगे तभी तो कुल आएगा। अगर पूछेगा बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई है तो सिर्फ 134 फुट है, बुलंद दरवाजे के चबूतरे की ऊंचाई है 42 फीट हो गया, बुलंद दरवाजे की कुल ऊंचाई कितनी है, तो मतलब चबूतरा और दरवाज़ा दोनों लेकर पूछ रहा है, तो 176 फीट हो जाएगा। बहुत लोग को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या पूछ रहा है, कुल शब्द लगाएगा तभी हम 176 बताएंगे, नहीं तो सिर्फ दरवाज़ा रहेगा तो 134 बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है 25, किसने कहा था मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। किसने कहा था, किसका यह वाक्य है कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु एंड लास्ट ऑप्शन डी हीगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुकरात। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुकरात। तो ये थे आज के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स करिएगा, उसका हम रिप्लाई करेंगे। अगर
तब पर भी कंफर्म नहीं होता है तो आप फिर से बताइएगा, हम नेक्स्ट पार्ट में वो क्वेश्चन लेकर आएंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे जब तक आपको समझ में ना आए। एक बार ना आए, 2 बार ना आए, 3 बार ना आए, 4 बार ना आए, जितनी बार आप पूछना चाहे उतनी बार पूछिए, हम उतनी बार समझाएंगे। लेकिन एक बार समझा देंगे तो आपको मैं विश्वास करता हूँ 100% समझ में आ जाएगा। और आपका स्कोर क्या हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं यही कहूँगा कि ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो मान लीजिए एक माध्यम है कि आपकी क्लास चल रही है, ये प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है वैसे क्वेश्चन लेकर आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप वीडियो को देखा करिए और जो डाउट रहे, जो नहीं समझ में आता वो आप पूछिए और जो ना पता रहे उसे आप नोट डाउन करिए, अपनी नोटबुक में लिखिए उसे और 2-3-4 बार पढ़िए, लिख कर पढ़िए, तब क्लियर हो जाएगा, आप अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शेयर नहीं करते हैं आप, ना सब्सक्राइब ही करते हैं, थोड़ा सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।